हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम आवर बॉडी। वेस्ट मटेरियल इन एनिमल्स आर ऑफ मेनी काइंड्स, जैसे कि नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, तो पिगमेंट हो सकता है ना, एक्सेस वाटर हो सकता है, ये सब हो सकता है। The nitrogenous waste material can be excreted in the form of ammonia, जैसे कि aquatic animals में पाया जाता है, यूरिया मैमल्स में पाया जाता है, और यूरिक एसिड जैसे कि बार्स में, इंसेक्ट में और रेप्टाइल में देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। एमोनिया भी हो सकता है एक्वाटिक एनिमल्स, यूरिया भी हो सकता है मैमल, यूरिक एसिड भी हो सकता है बार्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स में। Human beings are human beings and other mammals are यूरियोटेलिक, that is they excrete यूरिया, है ना। ये सब क्या होते हैं? मैमल्स ज़्यादातर यूरियोटेलिक होते हैं, एक यूरिया एक्सेट करते हैं। यूरिन का पीएच अगर आप देखोगे तो इसका पीएच हो जाता है थोड़ा सा एसिडिक, 5.8, 5 to 8 मान सकते हो। एसिडिक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। किडनी स्टोन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस मटेरियल्स आर द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स, दिस इंक्लूड अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। एक्सक्रीटेड ऑर्गन्स क्या हो जाएगा? प्रोटोजोन्स एंड इकाइनोडर्म्स पास आउट वेस्ट मैटर मेनली बाय डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटोजोन्स जो भी होगा वो इकाइनोडर्माटा यानी स्टारफिश वगैरह, है ना, पास आउट करते हैं क्या? वेस्ट मैटर मेनली बाय डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अदर एनिमल ग्रुप्स जैसे कि फ्लैटवर्म में फ्लेंसियस देखने को मिलता है। इंट्रासेलुलर कैनालिक्यूली, इंट्रासेलुलर कैनालिक्यूली राउंड वर्म्स में। एनिलिड्स में नेफ्रिडिया, इंसेक्ट्स में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, और मोलास्क में किडनी देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स में तो मिलता ही है। तो ये सब थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जो इम्पोर्टेंट है, जो भी जितना भी तुमको मैमल्स वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ तक वर्टिब्रेट्स तक, ये सब में किडनी तुमको देखने को मिल जाएगा। मोलास्का में भी किडनी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इकाइनोडर्माटा और प्रोटोजोआ दोनों स्किन के माध्यम से डिफ्यूजन करते हैं। फ्लेम सेल देखने को मिल जाता है फ्लैट वर्म में, है ना। राउंड वर्म में इंट्रासेलुलर कैनालिक्यूली, राउंड वर्म में। और एनिलिड में क्या? नेफ्रिडिया। इंसेक्ट में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। किडनी है मोलास वर्टिब्रेट्स में। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्स ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स carry urine to urinary bladder for temporary storage and urethra to pass out urine. A kidney contains numerous tubular functional units, है ना, इसको हम नेफ्रॉन्स कह देंगे, और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी इनको कह सकते हैं, which form urine by drawing waste material from the blood। ठीक है जी। ये नेफ्रॉन consist of, एक में क्या रहते हैं, एक काफिला, एक बाउमेंस कैप्सूल, including a bunch of capillaries formed by afferent arteriole called glomerulus। ठीक है ना। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो एक बाउमन कैप्सूल देखने को मिल जाएगा, है ना, इंक्लूजिंग ए बांच ऑफ कैपिलरीज, है ना। बांच ऑफ कैपिलरीज तुमको इसमें देखने को मिलेगा। और
जिसमें तुमको एफरेंट एट्रियोल देखने को मिलेगा, है ना। और इसको हम ग्लोमेरुलस भी कह देते हैं, ठीक है। ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, यू शेप्ड लूप ऑफ हेनली, यू शेप्ड लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इतना सब कुछ तुमको देखने को मिल जाता है। तुमको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो तुमको और भी थोड़ा सा समझ में आ सकता है। ये क्या कर दिया मैंने, न्यूरॉन कर दिया भाई। ये क्या कर दिया मैंने। चलो इसको देखे क्या। देखो भाई, ये जो न्यूरॉन का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये यहाँ पर तुमको ये जो गोल वाला देखने को मिल रहा है, गोल वाला, इसको ये हो जाता है बायमंस कैप्सूल। और ये बायमंस कैप्सूल के अंदर तुमको देखने को मिल जाएगा ये वाला ग्लोमेरुलस। इसमें कई सारे एफरेंट एट्रियल इधर आता है, इधर इफरेंट एट्रियल जाता है। एफरेंट एट्रियल इधर एंट्री करते हैं, इफरेंट ये जाते हैं, और बीच में ग्लोमेरुलस, बाहर बायमन कैप्सूल। फिर यहाँ पर यू वाला, ये जो यू का हेनले लूप ये हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट। और ये वाला जो है हेनले लूप और बायमन कैप्सूल के बीच वाला ये हो जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में ये वाला जो पोर्शन ये हो जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इतना तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो आप थोड़ा इजी देखो लगेगा। बाउमेंट्स कैप्सूल कार्पेलाइक इंक्लूडिंग ए बंच ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। फॉर्म्ड बाय एफरेंट एट्रियल, ठीक है। इसको ग्लोमेरुलस करते हैं, ठीक है। पीसीटी समझ गए, यू शेप्ड लूप ऑफ हेनली समझ गए, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समझ गए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी देख लीजिए। Collecting tubules of many nephrons open into a large collecting duct. Several adjacent collecting tubules converge to open into a short and thick structure called duct of Bellini. इसको हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। कितना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम में आएंगे, ठीक है। किसी को क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलो। तो भाई साहब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़े, तो यहाँ पर देखें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हो जाता है एक्सक्रीशन वाले जो भी रिमूविंग जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी होगा, वेस्ट मटेरियल जो भी होगा, उनको रिमूव करना है। चाहे वो नाइट्रोजनस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है ना। पीगमेंट भी हो सकता है, एक्सेस वाटर भी हो सकता है। तो नाइट्रोजनस मटेरियल एमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक देखने को मिलता है। यूरियोटेलिक यानी यूरिया, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स मैमल्स में। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स में। और एमिनोटेलिक यानी एमोनिया एक्वाटिक एनिमल्स में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। पीएच ऑफ यूरिन हो जाता है 5 से 8, किडनी स्टोन हो जाता है ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर हम लोग देखेंगे, सारे मैमल्स, वर्टिब्रेट्स और मोलस्का, इनमें किडनी, इकेनोडर्माटा प्रोटोजोआ इनमें डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लैट वर्म में फ्लेम सेल, राउंड वर्म में इंट्रासेलुलर कैनालिक्यूली, एनालिड में नेफ्रिडिया, ठीक है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में, ठीक है। इतना तो हो गया। यहाँ पर ध्यान देना, मोलास्का में भी किडनी देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट, मैमल वर्टिब्रेट तो है ही, यहाँ तक मोलास्का में भी किडनी देखने को मिलता है। चलो फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी
सिस्टम को तो हम बिल्कुल देख लिए हैं। किडनी रहता है, यूरेटर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर रहते हैं। और किडनी में क्या रहते हैं, न्यूमरस ट्यूबुलर फंक्शनल यूनिट, जिसको नेफ्रॉन यानी यूरिनिपरस ट्यूबुल भी बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो भी हम देख लिए हैं। ठीक है। और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू लार्ज conducting duct, collecting duct. Several adjacent collecting tubules converge to open into a short and thick structure that is called duct. Short and thick structure को हम क्या बोल देंगे, duct of Bellini, duct of Bellini. अब हम लोग आ जाएंगे स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है जी। तो देखो, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ बोथ फ्यूज्ड एंड इंडिविजुअल बोन्स supported by ligament, tendon, muscles, cartilage. There are 206 bones in human body. Longest one is thigh bone, that is femur. Longest bones have bone marrow. Longest bones have bone marrow where blood cells are produced. ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सब कुछ जो ब्लड बोन मैरो से ही बनते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल देखो, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 270 बोन्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन पूछेगा तुमसे ह्यूमन बॉडी का, तो तुम बता देना 206। अगर पूछेगा ह्यूमन बॉडी बना हुआ कितने बोन से, तो 270, विच आर फ्यूज वेरियसली, जो फ्यूज होने के बाद अल्टीमेटली 206 बोन हम लोग को देखने को मिलता है। न्यू बॉर्न में 300 बोन्स होते हैं। ठीक है, 300। द कॉम्पोजिशन ऑफ बोन इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बोन बनते हैं। Axial skeleton comprises of 80 bones, which include skull, vertebral column, ribs, sternum. ठीक है। जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें लगभग 80 बोन्स देखने को मिलता है, जिनमें स्काल आ जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं, रिब्स आ जाते हैं, स्टर्नम आ जाते हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में, जो कि लाइज अलोंग द ट्रांसवर्स और साइड एक्सिस, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, लाइज अलोंग द ट्रांसवर्स और साइड एक्सिस में। तो इसमें 126। ठीक है ना, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल अगर 206 है, अगर 80 यहाँ पर हो जा रहा है, तो 126 ही बज रहा है। which includes which includes uh, pectoral and pelvic girdles and limb bones, है ना। तो रुको, नेट ऑफ कर देते हैं। चलो, तो क्या बोल रहा है, 126 बच गया, जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है। इट इंक्लूड्स पेक्टोरल एंड पेल्विक गार्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स यानी बोन्स ऑफ आर्म्स, लेग्स। इसके अलावा पेक्टोरल गार्डल, पेल्विक गार्डल भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी का मस्कुलर सिस्टम देखोगे तो 639 टाइप्स ऑफ मसल तुमको देखने को मिलेगा। तो मसल स्पेशलाइज टू कॉन्ट्रैक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, इसमें इनमें से 3 टाइप का होता है। एक होता है अन एक होता है स्ट्रेटेड मसल, एक होता है अनस्ट्रेटेड मसल, एक होता है कार्डियक मसल। ये सारा के सारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेड मसल मतलब दे आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल और वॉलंटरी मसल। स्ट्रेटेड मसल को हम वॉलंटरी मसल भी बोल सकते हैं, और इसको स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं। ये तुमको लिम्स में देखने को मिल जाएगा, फेरिंग्स में देखने को मिल जाएगा, टांग में देखने को मिल जाएगा। लिम्स में, टांग में, फेरिंग्स में स्ट्रेटेड मसल देखने को मिलेगा। अनस्ट्रेटेड मसल मतलब इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, इन द वॉल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल। कार्डियक मसल मतलब इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी है भाई, लेकिन ये स्ट्रेटेड है, इतना ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है लेकिन भाई साहब स्ट्रेटेड है। नॉन फैटिक फाइबर्स विच आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। नॉन फैटिक भी होते हैं, फिर हार्ट मसल फैटिक हो गया, फिर हार्ट पंप करना बंद है, फिर तो मर जाएंगे भाई। फिर देखो टेंडन, टेंडन होते हैं मसल और बोन को जो जोड़ते हैं, उनको हम टेंडन बोल देंगे। और बोन टू बोन जो जॉइंट होता है मसल का, उसको हम लिगामेंट बोल देते हैं। अब आ जाओ जॉइंट के बारे में। बोन्स आर्टिकुलेट विद वन अनदर एट द जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट में क्या होता है, बोन्स आर्टिकुलेट करते हैं एक दूसरे को
दीज आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन एंड और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। जॉइंट का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट हो जाता है बोन्स, दोनों बोन्स के बीच में, और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में। कई तरीके का बोन्स जॉइंट्स देखने को मिलता है, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट्स, यानी दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इट इज शोन बाय स्कल व्हिच आर फ्यूज एंड टू एंड। कार्टिलेजिनस मूवमेंट मतलब दे आर कनेक्टेड एंटायरली बाय फाइब्रोकार्टिलेज और हायालिन। कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब ये हो जाएगा, मतलब इसका जो कनेक्शन होगा इसमें तुमको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा, या तो कह लो हायालिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सिनोवियल जॉइंट मतलब दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सिनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, यानी बॉल और सॉकेट जॉइंट, जैसे बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन, है ना। पेक्टोरल गार्डन और ह्यूमरस के बीच में क्या देखने को मिलता है? बॉल एंड सॉकेट। हिंज जॉइंट, जैसे कि नी जॉइंट में हिंज जॉइंट देखने को मिलता है। पिवोट, पिवोट जॉइंट तुमको देखने को मिल सकता है अटलास और एक्सिस के बीच में, है ना। पिवोटल जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में। फिर सैडल जॉइंट देखने को मिल जाएगा मेटाकार्पल और कार्पल थंब, है ना। अगर तुम थंब में देखोगे, कार्पल और मेटाकार्पल में बीच में तुमको सैडल जॉइंट देखने को मिल जाएगा। फिर हो जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन रेडियो अल्ना एंड कार्पल्स, है ना। तो रेडियो अल्ना यानी रेडियस अल्ना जो पैर में देखने को मिलता है, इन इनमें और कार्पल्स के बीच में तुमको ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिल जाएगा। इतना याद रहेगा। तो बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ये सब याद रखना जरूरी है। ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। चलो, अब क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर्स आ जाएंगे हम लोग। द कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द नॉर्मल स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन सर, आर्थराइटिस हो सकता है, आर्किंग जॉइंट हो सकता है, यानी इट आर्थराइटिस और आर्किंग जॉइंट्स मतलब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इट इज कॉमन इन ओल्ड एज पीपल बिकॉज द सिक्रेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एट द जॉइंट्स डिक्रीजेस विद एज, दिस रिजल्ट्स इन बोन वीकनिंग। इसको हम बोल देंगे आर्थराइटिस। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? आर्किंग जॉइंट भी बोल सकते हैं। आर्किंग नहीं, एकिंग, एकिंग सॉरी, एकिंग, एकिंग मतलब जैसे हेड एक मतलब हेड में दर्द, मतलब जॉइंट में दर्द, एकिंग जॉइंट्स, ठीक है। और फिर देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट भी कह सकते हो। इन चाइल्डहुड केसेस दिस इज द बोन्स कंटेंट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस, ये बच्चों में देखने को मिलता है। विटामिन डी का डेफिशिएंसी से कारण से ये रिकेट और ऑस्टियोमेलेसिया देखने को मिलता है। तो इतना हम लोग देख लिए, दोबारा रिवाइज भी करना है हम लोग को। तो स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। इसमें फ्यूज्ड और इंडिविजुअल बोन देखने को मिलता है, लिगामेंट देखने को मिलता है, टेंडल देखने को मिलता है, मार्शल कार्टिलेज देखने को मिलता है। टोटल कितना बोन है? 206 बोन है। फीमर वाला जो थाई में है ये लॉन्गेस्ट बोन है ना। और बड़े बड़े बोन्स में बोन में होते हैं जहाँ से ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। तो अगर टोटल बोन 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 का पूछा जाएगा कितना है टोटल, तो 270 हो जाएगा। इनके अंदर फ्यूजन है, इसलिए हम टाइप्स ऑफ बोन टोटल टोटल जो प्रेजेंट है वो 206 मानते हैं, लेकिन अगर पूरा जुड़ा जाएगा तो 270 हो जाएगा, बच्चों में 300 हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी मेजर ऑफ 270 बोन्स, फ्यूज होता है इसलिए 206 बोलते हैं हम लोग, और बच्चों में 300। फिर बोन का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो कैल्शियम फास्फोरस मिलेगा। एक हो जाता है एक्सियल स्केलेटन, है ना, जिसमें 80 बोन होते हैं और 126 होते हैं तुमको जो एपेंडिकुलर स्केलेटन में, टोटल हो जाता है 206। तो एक्सियल स्केलेटन 80 बोन जिसमें स्काल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टार्नम आ जाते हैं। वहीं, है ना, इसमें स्काल आ जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं, रिब्स, स्टार्नम ये सब आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन में। टोटल 80 बोन क्या क्या आ जाते हैं? स्काल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। एपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसे कि स्टानफर और साइड एक्सिस में देखने को मिलता है 126 बोन्स होते हैं। इसमें पेक्टोरल पेल्विक गार्डल भी आ जाता है, लिम्ब बोन्स में आ जाता है, यानी बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। फिर मास्कुलर सिस्टम में हम लोग देखें, टोटल 639 टाइप्स ऑफ मसल देखने को मिलता है। कितना टाइप का? 639, 639, 639, ठीक है।
और इसमें स्ट्रिएटेड हो सकता है, अनस्ट्रिएटेड हो सकता है, कार्डियक हो सकता है। स्ट्रिएटेड में क्या क्या हो जाएगा? स्ट्रिएटेड यानी स्केलेटल मसल्स कह सकते हो। स्ट्रिएटेड का मतलब ये कह सकते हो कि स्केलेटल, ये कह सकते हो कि वॉलंटरी, है ना? तो वॉलंटरी है जो स्केलेटल स्ट्रिएटेड, जैसे कि जैसे कि लिम्स, जैसे कि टांग, जैसे कि फेरिंग्स। अनस्ट्रिएटेड यानी इनवॉलंटरी मसल, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में तुमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एलिमेंटरी कैनाल, कार्डियक मसल ये इनवॉलंटरी है लेकिन ये स्ट्रिएटेड है, ठीक है, नॉन फैटिक फाइबर से फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ऐसे कर करके हम लोग को 6 3 9 टाइप्स का मसल देखने को मिलता है। टेंडन हो जाता है जॉइंट्स ऑफ मसल एंड बोन्स, और द मसल्स विद जॉइंट बोन टू बोन आर कॉल्ड लिगामेंट्स। फिर हम लोग जॉइंट में आ जाएंगे। बोन आर्टिकुलेट्स विद वन अनदर एट द जॉइंट्स, these are points of contact between, मतलब बोन आर्टिकुलेट विद वन अनदर एट द जॉइंट। जॉइंट में क्या क्या देखने को मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, बोन का बोन रहेगा, है ना? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना? कार्टिलेज भी देखने को मिल सकता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो जॉइंट फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फाइब्रस जॉइंट यानी दे डू नॉट अलाउ मूवमेंट, इट इज शोन इन द स्कल दैट व्हिच फ्यूजेस एंड टू एंड। कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब फाइब्रोमाइल्जिया देखने को मिलेगा तुमको, और साइनोवियल फ्लूइड भी देखने को, नहीं, सामने साइनोवियल फ्लूइड जो है वहां पर देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, है ना? तो एक्चुअली जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट 3 टाइप का होता है। एक होता है फाइब्रस, ठीक है। तो जॉइंट 3 तरीके का देखने को मिलता है। एक हो जाता है फाइब्रस जो कि फिक्स्ड है, एक हो जाता है कार्टिलेजिनस, एक हो जाता है साइनोवियल, एक हो जाता है साइनोवियल, एक हो जाता है फाइब्रस, एक हो जाता है कार्टिलेजिनस। फाइब्रस मतलब फिक्स जो कि स्काल में देखने को मिलता है। एक हो जाता है कार्टिलेजिनस, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुमको फाइब्रो कार्टिलेज यानी हाइलाइन देखने को मिलेगा। और एक होता है सिनोवियल जॉइंट। तो देखो, फाइब्रस जॉइंट दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इट इज द shown by skull which fuses end to end. Cartilaginous, they are connected entirely by fibrocartilage or hyaline, ये हो जाता है cartilaginous। और एक होता है synovial, created by the presence of synovial cavity between the articulating surface of two bones। जैसे synovial joint तुमको, जैसे जो pelvic girdle और pectoral girdle में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है, हिंज जॉइंट पैर में, एटलस और एक्सिस के बीच में पिवोटल जॉइंट, है ना? इसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है रेडियो वालना और टर्सस के बीच में, टर्सस और टर्सस के बीच में सिडल जॉइंट देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है। फिर हम लोग देखें नॉर्मल स्केलेटन। तो जॉइंट समझ गए 3 टाइप का, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, सिनोवियल। अब आ गए डिसऑर्डर्स, जैसे कि आर्थराइटिस या आर्किंग जॉइंट में क्या हो जाता है? एज के साथ साथ क्या होता है? सिनोवियल फ्लूइड का कमी हो जाता है ना? इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ऑस्टियोमेलाइसिस और रिकेट में क्या होता है? चाइल्डहुड डिजीज होते हैं। बोन्स में इंसफिशिएंट अमाउंट का कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। उसके पहले एक बार हम लोग जॉइंट तुमको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया?
देखो भाई, देखो ये ह्यूमन बॉडी तुम लोग को दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोग बताया तो सर पे फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलता है ना। तो फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड होता है, मूवेबल नहीं होता है। फिर यहाँ पर पिवोटल जॉइंट देखने को मिलता है ना। ये देखो, पेक्टोरल कार्डियस में बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। हाँ, ये देखो रिब्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर सेटल जॉइंट, जैसे कि हम लोग ने बताया, टर्सल और मेटाटार्सल के बीच में। हम्म, ठीक है। फिर बॉल एंड सॉकेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर पेल्विक गर्डल में। फिर यहाँ पर हिंज जॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि ये हो जाता है, ये होता है फीमर, ये होता है टार्सस, नहीं रेडियस आल्ना और टार्सस के बीच में ये ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर पिवोटल जॉइंट देखने को तुमको मिल जाएगा एटलस और एक्सिस के बीच में, ठीक है। पिवोटल जॉइंट कहाँ देखने को मिल जाएगा, एटलस और एक्सिस के बीच में। तो ये थोड़ा बहुत दिखा दिया ताकि दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। अब हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम। चलो, नर्वस सिस्टम कितना है भाई? है तो काफी, ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो नर्वस सिस्टम जो है, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना। इट कंट्रोल रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट इज डिफेक्टेड बाय नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बाहर से ले आते हैं इंफॉर्मेशन, है ना। दे आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सही है भाई, न्यूरॉन हो जाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। Nervous system can be divided as CNS, PNS, ANS. CNS यानी brain and spinal cord. PNS यानी nerves from brain and spinal cord. Nerves from brain and spinal cord को हम बोल देंगे cranial, जिसको brain वाला को cranial nerves भी बोलते हैं। तो brain वाला spinal cord वाला दोनों मिला के peripheral. Autonomic यानी nerves and ganglions. Autonomic में कौन आ जाएगा? नर्व भी आ जाएगा, गैंग्लियन भी आ जाएगा। अब देखो, ब्रेन जो होता है, इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन वेट्स 1220 से 1400 ग्राम एंड हैज 100 बिलियन न्यूरॉन। समझ रहे हो हमारा ब्रेन में कितना न्यूरॉन है? मतलब ये हमारा जीबी है, समझ रहे हो, इतना ही हम लोग याद रख सकते हैं। इसमें सारा थोड़ी ना याद के लिए है। तो क्या बोला, कितना गैंग्लियन? 1000 बिलियन में। इट कॉन्ट्रीब्यूट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। कौन? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का ये हेड का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ब्रेन का बात किया जा रहा है। 2% ब्रेन ही है हमारा, ठीक है, बहुत भारी है ब्रेन। चलो, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेबल इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफलन, ठीक है। फोर ब्रेन अगर तुम लोग देखोगे, फोर ब्रेन में तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब देखने को मिल जाएगा, सेरिब्रम और डायनसेफलन। ऑल्फैक्टरी लोब, these are paired lobes and functional related to smell। ये paired लोब होते हैं और स्मेल से रिलेटेड है ऑल्फैक्टरी लोब। फिर हो जाता है सेरिब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन मेमोरी, है ना। यही मेमोरी है, जो तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, ये सब सेरिब्रम के ऊपर डिपेंडेंट है। सेरिब्रम खराब है तो तुम्हारा मेमोरी लॉस हो जाएगा। इट रिलेट्स बिहेवियर एक्सपीरियंस टू इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, है ना। अगर तुमको जिंदगी में कभी, मतलब आग में हाथ डाले हो, तो ये तुम्हारा बिहेवियर एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से जो ये सेंसर इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। चलो, डायनसेफलन क्या हो जाता है, मेनली कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, आर्ज ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग, एक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होता है डायनसेफलन का काम, ठीक है ना। ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो एक्शन है ये भी डायनसेफलन देखते हैं। फिर हम लोग आ जाएंगे मिड ब्रेन। इट इज द स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच हेल्प टू रिले इंफॉर्मेशन फॉर विजन एंड हियरिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई।
है ना। ये हो जाता है स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि विजन और हेयरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन रिले करते हैं। हाइंड ब्रेन, तो इट इज द इट में मतलब इसमें तीन टाइप का देखने को मिलता है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम मतलब इट कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटी एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, सेरिबेलम, है ना। पॉन्स में क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इम्प्लांट्स फ्रॉम सेरिबेलम टू सेरिबेलम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, मतलब सेरिबेलम और सेरिबेलम का बीच में ये जंक्शन के तौर पे काम करता है, ठीक है। ठीक है भाई। सेरिब्राम्स जो है और सेरिबेलम जो है, इन दोनों के बीच में इम्पल्स कैरी करते हैं कौन, पॉन्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट, है ना। पॉन्स है तो सांस है, पॉन्स सांस, ब्रीदिंग मूवमेंट, ठीक है। मिडिल ऑब्लोंगेटा मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये सब, है ना। मिडिल ऑब्लोंगेटा ये रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीदिंग अलग होता है, इतना तो पता होगा आप लोग को, है ना। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हो जाएगा, ये रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं और गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में देखते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में। इट conducts it conduct impulse to and from the brain, कि ब्रेन में इम्पल्स ले जाते हैं और ब्रेन से भी कलेक्ट करते हैं। इट इन conduct impulse टू एंड फ्रॉम ब्रेन, इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्टिविटी को देखते हैं। इट ऑल्सो एक्ट्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाइनल नर्व्स एंड द ब्रेन, है ना। स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन। रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज डिफाइंड एट द स्पॉन्टेनियस response to the external stimuli. It is not coordinated by the brain but by the spinal cord, important है। फिर सेंस ऑर्गन्स में आ जाएंगे। These organs in the body receive external and internal stimuli conveyed to the brain and spinal cord. The main sense organs are eye, पांच होता है, आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, ठीक है। चलो, आई में क्या है, these are sensory detectors of light. Its working is comparable to a camera. The movement of eyeball is controlled by six muscle, important है कि नहीं। द मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज कंट्रोल्ड बाय सिक्स मसल, ठीक है। द ह्यूमन आई हैज थ्री पार्ट। एक होता है स्क्लेरोटिक यानी आउटर मोस्ट, कोरोइड यानी मिडिल, रेटिना या लाइट सेंसिटिव। अंदर वाला, अंदर में रेटिना देखने को मिलता है जो लाइट सेंसिटिव है, बीच में देखने को मिलता है कोरोइड, और एकदम स्क्लेरोटिक में यानी आउटर मोस्ट लेयर। ये हो जाता है ह्यूमन आई का तीन पार्ट। फिर ईयर में हम लोग आ जाएंगे, दे आर मीन फॉर बैलेंसिंग एंड हियरिंग। सिर्फ हियरिंग ही काम नहीं है, बैलेंसिंग भी करता है इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल इंटरनल मिडिल ईयर देखने को मिलता है। फिर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इतना हम लोग देखे हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज भी करना है हम लोग को। तो हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम भाई साहब, जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। इसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो है नर्वस न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम में सीएनएस, पीएनएस, एएनएस होता है। सीएनएस के अंदर जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। ब्रेन से जो भी नर्व निकलते हैं उससे बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स एंड गैंग्लिया। तो सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन यानी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन नर्व्स यानी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, पेरिफेरल सिस्टम, ऑटोनोमिक यानी नर्व्स एंड गैंग्लिया। ब्रेन जो है हमारा 2200 से 4000 ग्राम इसका वजन है, जो कि हमारा पूरा बॉडी का जो वेट है उसका कितना परसेंट है, 2%। और 6 से 8% का जो है ब्लड का वजन होता है। हमारा बॉडी में ब्लड का जो वजन है वो 6 to 8% ऑफ आवर टोटल बॉडी, और ब्रेन का जो वजन है 2% ऑफ आवर टोटल बॉडी। अच्छा, ब्रेन जो है यहाँ पर क्या था, एक और पॉइंट था, हाँ, कितना मतलब न्यूरॉन देखने को मिलता है ब्रेन में, 100 बिलियन, 100 बिलियन। ह्यूमन ब्रेन हैज नियर अबाउट 100 बिलियंस
ऑफ न्यूरॉन, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं तीन मेन पार्ट में। एक हो जाता है फोर ब्रेन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इज डिवाइडेड इनटू ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बाद एकदम ऑल्फैक्टरी लोब, फिर सेरिब्रम, फिर डायंसेफेलम। ऑल्फैक्टरी लोब में क्या होते हैं, पेयर्ड लोब्स फंक्शन रिलेटेड टू स्मेल। सेरिब्रम का काम क्या है, सेरिब्रम का मेन काम मेमोरी है ना। तो ये हो जाता है लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इट इज इन्वॉल्व इन मेमोरी, इट रिलेट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस टू इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ये क्या रिलेट करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस टू इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इट रिलेट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस टू इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। फिर डायंसेफेलन का काम क्या होता है, डायंसेफेलन जो कि एक, देखो, ये जो ऑल्फैक्टरी लोब वाला है ना, इसको प्रोसेंसेफेलन भी कहते हैं। और जो सेरिब्रम, ठीक है, फिर सेरिब्रम आता है, फिर आता है डायंसेफेलन। और डायंसेफेलन में हम लोग देखने को मिलता है क्या, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये भूख प्यास कंट्रोल करते हैं, है ना। और ये क्या कंट्रोल करते हैं, सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है भाई। तो ये इसका काफी काम हो जाता है डायंसेफेलन का। आर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेम्परेचर, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्शन, ये सब ये डायंसेफेलन देखते हैं। और मिड ब्रेन में क्या देखते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन जो है क्या है, स्मॉल ट्यूब्यूलर पार्ट है। ये मिड ब्रेन क्या करते हैं, हेल्प टू रिले इन्फॉर्मेशन फॉर विजन एंड हियरिंग, ठीक है। तो मिड ब्रेन जो हो जाता है स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच हेल्प्स टू रिले इन्फॉर्मेशन फॉर विजन एंड हियरिंग। फिर हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स, मिडल ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का काम क्या हो जाएगा, ये मतलब बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। पॉन्स ब्रीदिंग में काफी हेल्प करता है। और पॉन्स हो जाता है सेरिब्रम और सेरिबेलम का जंक्शन पॉइंट, ठीक है। और मिडिल ऑब्लोंगेटा बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग तो पॉन्स करते हैं, रेस्पिरेशन, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, ये सब। तो cerebellum, it is the muscular activity, it coordinates muscular activity and maintain the balance of the body, है ना। बॉडी बैलेंस भी करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी भी कंट्रोल करते हैं। पॉन्स क्या करते हैं, कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सेरिबेलम टू सेरिब्रम ना, ये पॉन्स का काम हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट। मिडिल ऑब्लोंगेटा मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये सब। पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन, डायंसेफेलन। टेम्परेचर रेगुलेशन, डायंसेफेलन, ठीक है। और रेस्पिरेशन, मिडिल ऑब्लोंगेटा। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मिडिल ऑब्लोंगेटा। आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड में, ये कॉन्डक्ट करता है इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। रिफ्लेक्सेशन क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय ब्रेन बट बाय स्पाइनल कॉर्ड। फिर सेंस ऑर्गन जो होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुली को रिसीव करता है, कन्वे करता है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और सेंसरी ऑर्गन में इंपॉर्टेंट एक हो जाता है आई। आई में आई में आई कैमरे का तरह काम करते हैं। और क्या करते हैं, द मूवमेंट ऑफ आई बॉल इज कंट्रोल बाय सिक्स मसल्स, ठीक है। और आई का एकदम बाहर वाला पार्ट को हम स्क्लेरा बोलेंगे, बीच वाला पार्ट को बोलेंगे कोरोइड, एकदम एकदम अंदर वाला को बोलेंगे, मतलब एकदम भीतर वाला को बोलेंगे रेटिना। एकदम भीतर में जो सेंसरी पार्ट है उसको रेटिना, बीच में फॉरवर्ड, बाहर स्क्लेरा। आउटर मोस्ट स्क्लेरोटिक, कोरोइड, मिडिल रेटिना, लाइट सेंसिटिव। और ईयर में, ईयर का काम काम हो जाता है हियरिंग और बैलेंसिंग। इसमें एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर मिलते हैं, है ना। और इंटरनल ईयर जो है बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आज शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको धीरे धीरे पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं और इसमें काफ़ी याद रखने वाली चीज़ भी यहाँ पर हो जाएगा। तो एंडोक्राइन को बहुत आराम से पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much to all of you for your love, for your support, for thank you guys. Stay tuned. Radhe Radhe.